कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन गुजरात की राजनीति गरमाई। बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे पर विवाद छिड़ गया। अहमदाबाद, सूरत में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस पर धावा बोल दिया। जमकर नारे लगे, हुड़दंग हुआ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। बजरंग दल, वीएचपी दोनों अपने अपने ढंग से देश को बचाने का दावा कर रहे हैं। बजरंग बली की कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर शुरू हुई लड़ाई पहले बजरंग बली पर आई और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में हुड़दंग, नारेबाजी और आगजनी तक पहुंच गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद और सूरत में अपने नारों से जमीन आसमान एक कर दिया। गुस्सा फूटा है कांग्रेस पार्टी पर, जिसने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कर दी है और मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। कर्नाटक के चुनाव के लिए कांग्रेस ने उसके मैनिफेस्टो में बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध की जो बात की है, वो बात राजनीतिक बात है। इस देश में मुस्लिमों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध की बात की है। ये बात इस देश की जनता कतई सह नहीं पाएगी। कांग्रेस को हम चेतावनी देना चाहते हैं, बजरंग दल के ऊपर एक बार प्रतिबंध लगा कर देखें। आज कांग्रेस का इस देश से नामो निशान मिट गया है, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। वीएचपी और बजरंग दल के नाराज सदस्यों ने अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर हुड़दंग मचाया और जय श्री राम के नारे लगाए। देश कौन बचाएगा, बजरंग दल के नारे भी आसमान में गूंजते रहे। कांग्रेस की अंतिम यात्रा भी निकाली और दफ्तर के बाहर कांग्रेस के शव को आग के हवाले भी कर दिया। हालांकि बजरंग दल का इतिहास दागदार रहा है। कर्नाटक से लेकर गुजरात तक सांप्रदायिक तनाव बनाने और बढ़ाने में इसका हाथ रहा है। गुजरात में हाल ही में रामनवमी के मौके पर हुए सांप्रदायिक दंगों में भी इसकी भूमिका संदिग्ध रही है। लेकिन बजरंग दल का दावा है कि राष्ट्र धर्म का पालन करना उसका मकसद है और जो देश को तोड़ने की कोशिश करेगा वो इनका दुश्मन है। इसलिए पीएफआई जैसे संगठन से तुलना होने पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बिफरे हुए हैं। सूरत की सड़कों पर भी कांग्रेस के खिलाफ इनका गुस्सा जमकर फूटा। आपको बता दें कि 1984 में अस्तित्व में आया बजरंग दल पूरे देश में फैला है। इसके करीब 40 लाख कार्यकर्ता हैं। उधर कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन का मुद्दा पूरी तरह गरमाया हुआ है। जो बीजेपी पहले सांप्रदायिक मुद्दों को उठाने से परहेज कर रही थी, अब कांग्रेस पर बजरंग दल नहीं बल्कि सीधे बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगा रही है। 10 मई को होने वाले चुनाव में बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई इसी एक मुद्दे पर सिमट कर रह गई है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने आज सबसे तीखा हमला बोला। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के बंगले की साज सज्जा पर करीब 45 करोड़ खर्च पर बेहद तल्ख अंदाज में हमला किया। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल का आलीशान बंगला सद्दाम हुसैन, किम जोंग उन के महल की तरह है। वो जो 5 रुपए की पेन खोस के घूमता था अरविंद केजरीवाल, वो वियतनाम की मार्बल मंगा के उस पे चलना चाहता है। 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है, जिसको 1 करोड़ रुपए दिए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। केजरीवाल के बंगले पर शुरू हुई सियासत में अब सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन की एंट्री हो गई है। जिस आम आदमी पार्टी की छवि के साथ केजरीवाल ने सत्ता के शिखर का रास्ता तय किया, आज उसी छवि को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। केजरीवाल के बंगले में 45 करोड़ के रिनोवेशन को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कह दिया है कि केजरीवाल का आलीशान बंगला सद्दाम हुसैन और किम उन जोंग के महल की तरह है। अब मुझे लग रहा है जिस प्रकार के नए दृश्य और तथ्य सामने आए हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। याद है, उन्होंने
दो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। बीजेपी पूछ रही है कि अपनी सादगी का शामियाना लहराने वाले अरविंद केजरीवाल का सच क्या है। ये कैसी सादगी है जिसमें करोड़ों का खेल है। केजरीवाल ने लूट की खुली छूट जहां अपने विधायक और मंत्रियों को दी है, वहीं पर केजरीवाल ने अपना कोविड के समय जहां लोगों को एक बेड नहीं मिलता था अस्पताल में, वहां अपना 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है, जहां करोड़ों रुपए के पर्दे, 10-10 लाख रुपए का टेलीविजन। ये अपने आप में दिखता है कि कितनी लूट उसमें हुई है। केजरीवाल ना शराब घोटाले से बच पाएंगे, ना अपने शीश महल के घोटाले से बच पाएंगे। बीजेपी गिन गिन कर हमले कर रही है तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन मेरे खिलाफ एक भी पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे पर फांसी दे देना, लेकिन ये रोज रोज की नौटंकी बंद करो। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है और आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर केजरीवाल की जासूसी करने में लगी है। आप लोग हमारे मीडिया के साथी मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाएं, आप देखिए वहाँ पे स्पेशल स्टाफ के जो लोग हैं वो आपको चहलकदमी करते हुए दिख जाएंगे। 24 घंटे वो बाहर खड़े हैं, आते जाते लोगों का ब्यौरा ले रहे हैं, लोगों का पीछा कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इस बात को लिखित तौर पे हमारे 2 राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जी और राघव जी ने लिख के कहा है कि पुलिस आयुक्त को कहा है कि आप मुख्यमंत्री की जासूसी किस हैसियत से करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, किसके आदेश पे करा रहे हैं, केंद्र सरकार क्या चाहती है, और जिस मुख्यमंत्री के ऊपर अब तक कई बार हमले हो चुके हैं, क्या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी तक जो है पुलिस आयुक्त की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मामला गंभीर है, संवेदनशील है, इसका जवाब आना चाहिए। ये सुल्तान केजरीवाल जैसे मुगल बादशाह पैसे हमारे लेकर महल बनाते थे, सुल्तान केजरीवाल ने आपके और मेरे 45 करोड़ रुपए कोविड काल में, जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, वेंटिलेटर खरीदने का पैसा नहीं था, उन्होंने लेकर अपने घर के लिए, निजी खर्च के लिए करोड़ों रुपए के मार्बल, करोड़ों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए का किचन और ऑर्नामेंटल वर्क, वुडन फ्लोरिंग करवाई। इस कहानी को बताने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये कहानी केवल घर के रेनोवेशन की नहीं, ये मानसिकता के रेनोवेशन की कहानी है। 45 रुपए का मफलर लगाने वाले जो कहते थे हम साधारण घर में रहेंगे हलफनामे पर, वो आज ऐसी मानसिकता का रेनोवेशन कर बैठे हैं कि आज वो 45 करोड़ रुपए के आलीशान महल में रहते हैं। 2024 का चुनाव सामने है, जाहिर सी बात है कि जनता के पैसों के खर्च का मुद्दा तूल तो पकड़ेगा। वहीं बीजेपी केजरीवाल के बंगले को लेकर हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप लगा रही है। जिस बारिश को देखकर शहरी लोग खुशी से झूम रहे हैं, वही बारिश ग्रामीण इलाकों में किसानों को खून के आंसू रुला रही है। फसल बर्बाद होने से किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं। इस बीच किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मौसम का रौद्र रूप किसानों की मेहनत और भविष्य पर घातक प्रहार कर रहा है। शहरी इलाकों में जिस बारिश को देखकर लोग खुश हो रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में वही बारिश किसानों को खून के आंसू रुला रही है। गेहूं, ज्वार और बाजरे के बाद आम पर भी भारी बारिश ने ग्रहण लगा दिया है। ये तस्वीरें नवसारी जिले की हैं। आम जमीन पर बिखरे हैं, पेड़ टूट गए हैं और किसानों के पास अपनी किस्मत को कोसने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसानों को
ये MSP आम की होनी चाहिए वैरायटी वाइज, या जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो भी उसे सजेशन करे, मतलब MSP होनी चाहिए। और MSP होगी तो किसानों को कम दाम में बिकना नहीं पड़े। बाकी रही बात और पॉइंट, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें ये जो क्रॉप्स है आम का, तो उसका इंक्लूडेड होना चाहिए। तो किसान पे उसका जो भी प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम वो भर के खुद अपना जो भी जोखिम होगा वो ले सकता है। और अगर तो जो सरकार है वो उसे सीधी जो नुकसानी है उसका मतलब एनालिसिस करके, और जो भी रीसर्वे करना पड़े, जो भी करना पड़े, उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, तो उसके द्वारा जांच करवा के किसानों को ये मुआवजा मिलना चाहिए। जामनगर के किसानों का हाल भी बेमौसम की बारिश ने बेहाल कर दिया है। खेत में लबालब पानी भर गया है, लेकिन इंद्रदेव हैं कि अपना क्रोध शांत ही नहीं कर रहे। पोरबंदर के ग्रामीण इलाकों के हालात भी बद से बदतर हो गए हैं। बारिश पूरी तरह से फसल को बर्बाद करने पर आमदा है। उधर जूनागढ़ में भी किसान खुद को कोस रहे हैं। फसल बर्बाद हो चुकी है, खेतों में पानी खड़ा है, सरकार ने अभी तक मुआवजा दिया नहीं। किसान करे तो क्या करें? અત્યારે માવઠાના હિસાબે કાલે સરદારગઢની અંદર અડધો કલાકની અંદર 4 ઇંચ જેવો વરસાદ પડ્યો અને અમારા ગામની અંદર અત્યારે હાલ 25% વાવેતર, જેમની અંદર જુવાર અને તલનું વાવેતર કરેલ છે। આ મોંઘા ભાવનું બિયારણ અને લઈ આવી અને ખેડૂતોએ ઉનાળુ તલ વાવેલા, અત્યારે વરસાદ થવાથી તલના અને જુવારના પાકને વધારે વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે। તેથી ખેડૂતોના હાથમાં કાંઈ આવે એમ નથી। તો સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આપ લોક સરકારશ્રી તરફથી સર્વે કરી અને ખેડૂતોને, નાના ખેડૂતોને તથા ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર ચૂકવે એવી અમારી આશા છે। उधर कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस ने बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का तत्काल सर्वेक्षण कराए जाने और किसानों के लिए मुआवजे के भुगतान की मांग की है। विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा है। राज्य ने इस साल 1 से ज्यादा बार बेमौसम बारिश का सामना किया है। गेहूं, जीरा, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों के साथ साथ आम की पैदावार को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही चारा उपलब्ध नहीं है, जिससे पशुपालक चिंतित हैं। पिछले कुछ समय से बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कहा था कि सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री जल्द ही किसानों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा करेंगे। किसानों का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर है। सरकारी मुआवजा ही अब किसानों की आखिरी आस है। किसानों की अपील है कि उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, ताकि कुदरत की मार से हुए उनके नुकसान की थोड़ी भरपाई हो पाए। वहीं सरकार का कहना है कि हालात का जायजा लेने के बाद ही सरकार किसानों के लिए मुआवजे पर विचार करेगी। नवसारी से रौनक जानी, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, जामनगर से दर्शन ठक्कर और पोरबंदर से जितेश चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन कावेरी की स्माइल। गृह युद्ध से बेहाल सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। अब तक 3,500 से अधिक भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। हिंदुस्तानियों को लेकर लेटेस्ट फ्लाइट दिल्ली और अहमदाबाद पहुंची, जहां लोगों ने अपनी खुशी खुद बयां की। जारी है सूडान से भारतीयों के सुरक्षित लौटने का सिलसिला। वतन वापसी पर खुशी से खिले लोगों के चेहरे। लोगों ने सरकार के इंतजाम को सराहा। सेना के पराक्रम को किया सलाम, कहा ऑपरेशन कावेरी की जय हो। सबसे बड़ा काम जो इन्होंने इसमें किया है वो इंडियन मिलिट्री ने किया है। मतलब इनके जाने से ना, इनका एक ड्रेस देखने से वो अलग ही फीलिंग आती है, एक सिक्योरिटी की जो फीलिंग आती है। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हालात थे वहाँ पे? वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो था कि जैसे किचन में खाना बना रही थी तो ऊपर से जा रहा था, अब जैसे लग रहा था कि ये अभी यहीं पे गिरेगा। और गोलियों की आवाज़ ऐसे थी जैसे हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो रुकने का एकदम से हो जाए, ऐसे आवाज़ें थी। कमाल ये है कि अब सूडान से फ्लाइट भारत पहुंच रही है, यानी सूडान से निकाले गए भारतीयों को विमान के जरिए सीधे भारत लाया जा रहा है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैचेस बना के वो इवैक्यूएट करते थे। अभी तक जो भी बैचेस थी इस कावेरी ऑपरेशन में,
वो वाया जिद्दा थ्रू इवैक्यूएट हुए, लेकिन हमारी जो लास्ट बैच थी ये डायरेक्ट फ्रॉम पोर्ट सूडान टू अहमदाबाद पहुंची है। दुनिया का चाहे कोई भी कोना हो, संकट चाहे जैसा भी हो, हर हालत में भारतीय सेना मुश्किल में फंसे लोगों को निकालती आई है। हिंदुस्तान से सूडान की दूरी 5000 किलोमीटर से ज्यादा की है, लेकिन अप्रैल में जब वहां के हालात बिगड़े और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी, तब अपने नागरिकों को बचाने में सबसे आगे रहा हिंदुस्तान। अच्छा किया है सर, बहुत बढ़िया किया है, भूलेंगे नहीं जिंदगी में। ऐसे अच्छा कोऑपरेशन किए लोग सब, पूरा गवर्नमेंट हो या हमारे सेना हो, सब कुछ बहुत अच्छा ये करके आदमी लोग को सुरक्षित लेके आ गए। बस सूडान में गया था अपनी नौकरी छोड़ने काम करने के लिए, वहाँ पे जब ये बमबारी हुआ था सब लोग घर में एकदम डूबके हुए थे, जहाँ वहाँ यहाँ वहाँ वैसे तोप गोले छूट रहे थे। सब लोग जैसे कि यही लगता था कि अब लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, अब यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन इधर ये मोदी जी की गवर्नमेंट और मंत्रिमंडल मिलके हम लोग को वहाँ से अच्छी तरह से निकाल के यहाँ तक ले आई। इसके लिए मैं अपने देश के अपने लोगों को बहुत आभारी हूँ। सुरक्षित भारत वापस आ गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मैं फिर से एक बार पृथ्वी पे आ गया हूँ। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी का ऐलान किया। तब से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, वायुसेना और नौसेना ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए मिशन को अंजाम दे रही हैं और भारतीयों की वतन वापसी करा रही हैं। अभी यहाँ आके हमको बहुत अच्छा सेफ फील हो रहा है, और वहाँ पे एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट या सऊदी में जो भी एम्बेसी है, बहुत मतलब अच्छा से हम लोग को ट्रीटमेंट किया और अच्छा से यहाँ तक सेफ ला दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे वहाँ पे। हम मेन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, खार्तूम सिटी, बाहरी, उंदरमान, हम वहाँ पे फंसे हुए थे। और वो ऐसा जोन था कि एक तरफ मिलिट्री वाले थे और एक तरफ उनकी पैरामिलिट्री थी, और बीच में हम लोग थे। लेकिन हम अपनी एम्बेसी का, अपने देश के जवानों का, एयरफोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें वहाँ से उन्होंने किसी तरह निकाल लिया। हम कह नहीं सकते थे किस तरह हो रहा है, बॉम्बार्डिंग हो रही थी, सरेआम लूटिंग हो रही थी। वतन लौटने वालों ने जब सूडान के हालात को बयां किया तो रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने बताया कि सूडान की स्थिति बेहद खराब है। हिंसा के बीच बम, गोलियों की आवाजें गूंजती रहती हैं। सभी भगवान से यही फरियाद कर रहे थे कि वो किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाएं। ऐसे में जब ये सुरक्षित अपने वतन पहुंचे तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बीच ताजा खबर ये है कि युद्धग्रस्त सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच 7 दिनों के लिए संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। ये संघर्ष विराम 4 मई से लागू है और 11 मई तक चलेगा। इससे सूडान में बचे हुए भारतीयों की निकासी में और तेजी आ सकती है।